हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जो कि राजस्थान के अंदर जो कि अपना प्रयोगशाला सहायक का जो विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे वो 51 से स्टार्ट हुए थे, इसलिए सीधा ही अपन 51 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सीधा 51 क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले जो पूछा गया था उसमें कुछ विश्व भूगोल था, कुछ राजस्थान करंट अफेयर था और कुछ थोड़ा सा इंडिया था। तो पहला अपन राजस्थान जीके क्लियर कर लेते हैं। तो सीधा ही 51 क्वेश्चन पर अपन आगे 51 क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। 56 का मैदान यानी 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? तो 56 के मैदान का जो संबंध है वो माही नदी से। कौन सी नदी से? अभी माही नदी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये 56 की नदी का जो 56 के मैदान का संबंध है माही बेसिन से, और माही बेसिन का जो संबंध है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का एक भाग है। तो सबसे पहला अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की भाग कर लेते हैं, जो कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से एक भौतिक प्रदेश है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पूर्वी मैदान की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई ना वो नूतन महाकल्प में हुई। कौन से महाकल्प हुई? आपको याद रखना है, नूतन महाकल्प। नूतन महाकल्प, और इसे ही कहा जाता है चतुर्थक महाकल्प के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चतुर्थक महाकल्प के नाम से जाना जाता है। और इसे नियोजोइक एरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोजोइक एरा के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। यानी मैंने बताया आपको, नूतन महाकल्प के प्लास्टोसीन काल में गंगा और यमुना द्वारा लाई गई जलोढ़ों के निक्षेप से या जमाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। सॉरी गाइस। अब मैं बात कर लेता हूँ पूर्वी मैदानी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल जो है एक्यूरेट मैं आपको बताता हूँ 23.46%। कितना है भाई? 23.46% जो कि कुल क्षेत्रफल है पूर्वी मैदान का। इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। ठीक है, 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 10 जिला आते हैं। कितने जिला आते हैं? 10 जिला आते हैं आपके। ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले इसमें शामिल होते हैं, आपको याद रखना है। वापस से बता देता हूँ, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब देखो, एग्जाम में अक्सर थोड़ा सा हार्ड अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो पूछेगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल किस तरफ है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल की बात कर ले तो किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। किस तरफ है भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर है। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं बता दूं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ जो अपना जो मैदान है ना, पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया। भौगोलिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आपका चंबल, दूसरा आपका चंबल बेसिन हो जाएगा पहला, दूसरा आपका हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन, और तीसरा आपका जो हो जाएगा माही बेसिन हो जाएगा। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। ठीक है, तो सबसे पहला अपन बात कर लेते हैं चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन में आपका क्लियर करवा देता हूँ। देखो, चंबल बेसिन में एक होता है बीहड़। आपको याद रखना है, बीहड़ क्या होता है? बीहड़। तो बीहड़ क्या होता है? तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं उसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपका? दूसरा बीहड़, चंबल नदी कोटा से लेकर यमुना नदी उत्तर प्रदेश तक बीहड़ की जो लंबाई है कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो बीहड़ जो फैला हुआ है 480 किलोमीटर में फैला हुआ। कितना फैला हुआ? 480 किलोमीटर में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है कितने में विस्तार है? तो 4500 किलोमीटर में बीहड़ का विस्तार आपको मिलता है। इसके अलावा राजस्थान में बीहड़ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इनका विस्तार जो है, एक तो आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा, एक आपका सवाई माधोपुर, दूसरा आपका हो जाएगा करौली, तीसरा आपका हो जाएगा धौलपुर। यानी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में मुख्य रूप से बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व तो आपको धौलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? धौलपुर में। जबकि सर्वाधिक विस्तार जो है बीहड़ का वो सवाई माधोपुर में। घनत्व तो सर्वाधिक बीहड़ का सबसे ज्यादा धौलपुर में और विस्तार सर्वाधिक सवाई माधोपुर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। करौली को क्या कहा जाता है?
करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। और सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिलों में विस्तृत जो बीहड़ क्षेत्र है उसमें डाकू निवास करते हैं, इसी कारण इसे डांग प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किससे? डांग प्रदेश की संज्ञा दी है। अब अगले बेसिन की बात कर लेते हैं, अपने बनास बाणगंगा बेसिन की मैं बात कर लेता हूँ। बनास और बाणगंगा बेसिन आपका, ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन की बात करता हूँ तो देखो इसमें आपको 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो आपका रोही का मैदान, एक मालपुरा करौली मैदान, एक खेराड़ प्रदेश, एक पिडमांड का मैदान। सबसे पहला अपन बात कर लेते हैं रोही के मैदान की, ठीक है। यह आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ये बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है। रोही का मैदान लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये जरूर है ना। रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश है, जिसे रोही दोआब प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वापस से क्लियर करवा देता हूं मैं एक बार। जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा और यमुना नदी के मध्य स्थित मैदानी क्षेत्र जिसे रोही दोआब के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका हो गया मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान जो मालपुरा टोक से करौली के मध्य बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित दोआब प्रदेश को मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका हो गया खेराड़ प्रदेश। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोक के मध्य बनास नदी द्वारा जो निर्मित मैदान उसे खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चौथा आपका हो गया पिंडमाट का मैदान। तो ये देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त जो मैदान है उसे पिंडमांड के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब माही बेसिन की बात कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में अपना माही बेसिन ही पूछा गया था सवाल में। तो माही बेसिन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, एक तो आपका हो गया छप्पन का मैदान, जैसा कि आपको सवाल हो। छप्पन का मैदान क्या? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांव या 56 नदी नालों का जो समूह होता है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। दूसरा एक आपका आता कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का जो तटवर्ती मैदान उसे कांठल के मैदान के नाम से जाना जाता है। एक आपका था वागड़ प्रदेश। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उसे वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माही बेसिन की बात कर लो तो प्राचीन काल में से पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था और राजस्थान में दक्षिणी भाग में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारा बेसिन मैंने आपको पूरा पूर्वी मैदान जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश में से एक प्रदेश है उसका पूरा आपने क्लियर कर लिया। जो भी एग्जाम में बनने वाले सवाल अपने देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। तो देखो इसमें देख लेते हैं अपन। देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। खडीन क्या है? खडीन एक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पहले तो खडीन होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खडीन क्या है? जल संग्रहण की प्राचीन विधि है। खडीन होता कैसा? देखो मैं बताता हूँ। खडीन मिट्टी का बांध नुमा एक स्थायी तालाब होता। कैसा होता है? बांध की तरह ही होता, ऐसा एक स्थायी तालाब होता। ठीक है। इसमें क्या होता है? ढलान की तरफ से, जहाँ ढलान होती है ना भूमि के दोनों तरफ से पाल को उठा लिया जाता है। देखो मैं वापस से बताता हूँ आपको। जैसे ये ढलान इधर जा रहा, ठीक है, पानी का बहाव इधर है तो इधर भी एक दीवार बना दी जाएगी, इधर भी एक दीवार बना दी जाएगी। ठीक है। यानी जिस तरफ ढाल वाली भूमि है उसके नीचे की तरफ 2 पाल उठाकर तीसरी ओर जिधर पानी रोकना इधर पत्थरों की बड़ी दीवार बना दी जाएगी। पत्थरों की बड़ी दीवार बना दी जाएगी। ठीक है। इसे खडीन कहा जाता है। और इसके बारे में 15वीं सदी में जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मणों ने से शुरू किया था और मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूं की फसल भी उगाई जाती है। खडीन तकनीक द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य भी बनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा खडीनों में बहकर आने वाला जल अपने साथ उर्वरक मिट्टी बहाकर लाता है और 15वीं सदी की यह तकनीक है जिससे उपज अच्छी होती है। खडीन के किनारे जो क्षेत्र होता है जहाँ घास उगती है तो वह पशु चरते रहते हैं, जिसमें पशुओं द्वारा विस्तृत गोबर मृदा भूमि को उपजाऊ बनाती है। खडीनों के नीचे ढलान में कुआं बनाया जाता है। ठीक है। जैसे ये आपका खडीन होगा, ये आपका कुआं बनाया जाएगा। अब कुआं बनाया जाएगा, उसके बाद में क्या होता है? खडीन से जो पानी रिस कर साफ पानी कुएं में एकत्रित हो जाएगा और फिर इस कुएं के पानी को पीने योग्य पीने के काम में लिया जाता है। तो ये आपका खडीन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेजा बांध डैश नदी पे स्थित है। तो मेजा बांध जो आपका स्थित है कोठारी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? कोठारी नदी पे स्थित है। ये आपको याद रखना। ठीक है। और
ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मैं बांध की बात है तो हर बार मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध हो जाएगा। कितना मीटर ऊंचा है? तो 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाए? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा माही बजाज सागर, 3109 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध पांचना बांध हो जाएगा। कंक्रीट से बना हुआ बांध बिसलपुर बांध हो जाएगा आपका। बिसलपुर बांध में आपकी स्काडा पद्धति भी लागू कर दिया गया। स्काडा पद्धति क्या होता है? यानी पूरा ऑनलाइन देखा जाता है, यानी जयपुर से सीधा ही संचालित किया जाता है उसको, कब खोलना कब बंद करना, कितने गेट खोलने कितने गेट बंद करने, कितना पानी आया, तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। उसे स्काडा पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील डूंगरपुर में पड़ती है। सबसे ऊंची झील नक्की झील जो कि आपके माउंट आबू में पड़ती है। इसकी किंवदंती है कि इसको देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसके बारे में अपन। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? ये आपको बताना है कि भाई नरमा किसे कहा जाता है। तो देखो नरमा जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो कपास एक व्यापारिक फसल है। कपास का उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में होता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बिनोले से तेल और पशु खाद्य में जो खल तैयार किया जाता है, खल भी बनाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारत में विश्व में कपास का क्षेत्रफल उत्पादन दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में कपास के क्षेत्रफल उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान में, जबकि भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, ठीक है। राज्य में कपास का जो अधिकांश उत्पादन होता है ना वो नहरी क्षेत्र में होता है। जहाँ नहरों से सिंचाई होती है वहां पर कपास का उत्पादन होता है। और लगभग सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। गंगानगर में 80% कपास उगाई जाती है, ठीक है। 80% कपास गंगानगर में उगाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो कपास जब पकती है तो उसको टेम्परेचर कितना चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ। कपास जब पकती है तो 30 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। अगर पाला पड़ने से क्या पूरी कपास की फसल खराब हो जाती है, ठीक है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सर्व उपयुक्त होती है। इसके अलावा देखो इसकी किस्मों की बात कर लेता हूँ। कौन कौन सी इसकी जो किस्म होती है, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ बीकानेरी नरमा। बीकानेरी नरमा एक हो गया आपका। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ अमेरिकन कपास। कौन सी कपास हो जाएगी? अमेरिकन कपास हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा RST 9 ये भी कपास की किस्म है, RST 9। इसके अलावा वीरनार भी आपकी कपास की किस्म है, ठीक है। और इसके अलावा वराह लक्ष्मी ये भी आपकी कपास की किस्म है, जो कि आपको याद रखना। अब कपास के प्रमुख जिले उत्पादन की बात कर लो तो गंगानगर हनुमानगढ़। इसके अतिरिक्त अजमेर में, अलवर में, बांसवाड़ा, बीकानेर, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, पाली में भी कपास का सीमित उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर भी कहा जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसे बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। बावड़ियों का जो शहर है नहीं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेपवेल्स, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ स्टेपवेल्स यानी बावड़ियों का जो शहर कहा जाता है वो बूंदी को कहा जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ बावड़ी का अर्थ आज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप कभी आपको भूलोगे नहीं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बावड़ी का जो अर्थ होता है ना, मूल नाम इसका वापी था। क्या था भाई? मूल नाम इसका वापी था, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में स्टेप वेल्स यानी सीढ़ियों वाला कुआं कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? स्टेप वेल्स यानी सीढ़ियों वाला कुआं। इसीलिए बूंदी को क्या कहा जाता है? छोटा काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां, इसीलिए इसे छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए बूंदी शहर को स्टेप वेल्स ऑफ द सिटी यानी बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बता देता हूँ, देखो जो अपराजिता पर्चा के अध्याय नंबर 74 की बात कर लूँ तो बावड़ियाँ 4 प्रकार की बावड़ियाँ बताई। कितने प्रकार की बावड़ियाँ बताई? 4 प्रकार की। एक आपकी नंदा, एक आपकी भद्रा, एक आपकी जया, एक आपके सर्वतोमुख। वापस से बताता हूँ, नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख, ये 4 प्रकार की बावड़ियों के बारे में बताया है। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको राजस्थान की प्रमुख जो इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ बार बार जो एग्जाम में बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ।
चांद बावड़ी जो कि आपकी दौसा में पड़ती है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में पड़ती है। निमराना की बावड़ी आपकी अलवर में पड़ती है। हाड़ा राना की बावड़ी आपकी टोंक में पड़ती है। पन्ना मीणा की बावड़ी आपकी जयपुर में पड़ती है। बाटाडो का कुआं आपका बाड़मेर में पड़ता है। भांडारेज की बावड़ी आपकी दौसा में पड़ती है। बड़गांव की बावड़ी आपकी बारां में पड़ती है। चमना बावड़ी आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। सीताराम जी की बावड़ी आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है। अनारकली की बावड़ी आपकी बूंदी में पड़ती है। विनोता की बावड़ी आपकी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? तो वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टाका है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सबसे पहले टांका क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टांका क्या होता है? एक प्रकार का छोटा सा ऊपर से ढका हुआ जो भूमिगत जल कुआं, जैसे ये मान लो, ठीक है, और इसको ऊपर से ढक दिया है, यानी सीमेंट बना दिया ऊपर से ढककर, छोटा सा जैसे होद होता है ना, उसी टाइप से होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पेयजल के लिए वर्षा का जल संग्रहण करने हेतु किया जाता है। ठीक है, टांगा की आवश्यकता और उद्देश्य विशेष के अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टांका होता है। और इसमें जो पूछा है रानीसर टाका जो राव जोधा की पत्नी थी जसमादे के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसने निर्माण कराया रानीसर टाका का? जोधा की रानी जसमादे के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य था, मैंने आपसे शेयर कर लिया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा AW प्रकार की जलवायु। ठीक है, AW प्रकार की जलवायु। मैंने बताया था AW प्रकार की जलवायु एक तो आपकी सिरोही के माउंट आबू में पाई जाती, दूसरी आपकी प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती, और तीसरा आपकी कोटा झालावाड़ और थोड़ा सा बारा जो आता है ना, वो आपका AW प्रकार की जलवायु में आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी स्थान AW प्रकार की जलवायु में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। ठीक है, भोराट का जो पठार है ये उदयपुर के गोंगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ तक फैला हुआ। ये आपका उदयपुर हो जाएगा, ये आपका राजसमंद, इसके मध्य फैला हुआ। इसकी एक विशेषता है कि ये जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली के बाद राजस्थान में जो दूसरा जल विभाजक कहलाता है वो भोराट का पठार कहलाता है। इसके पश्चिम में निकलने वाली जो नदियाँ वो अपना पानी अरब सागर में ले जाती है। इसके पूर्व से निकलने वाली जो नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। भोराट का पट्टार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पट्टार है, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचे पट्टार की बात कर लूँ तो उरिया या उडिया का पट्टार राजस्थान का सबसे ऊंचा पट्टार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है ये आपको बताना। तो माही सुगंधा जो आपकी किसकी फसल है? तो ये आपके चावल की। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माही सुगंधा जो है किसकी फसल है? तो माही सुगंधा आपकी जो फसल है वो चावल की है। तो चावल की प्रमुख किस्मों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखो, एक तो हो गया आपका कावेरी, जया, परमल, चंबल, गरडा बासमती, NP। देखो एक क्या NP 130। ठीक है, NP 130 ये भी आपके चावल की किस्म है। NP 130, BK 190, T29, सफेदा, लकड़ा और माही सुगंधा जो किस्म है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, ये सारी मैंने आपको चावल की किस्में बता दी। एक बार वापस से बोल लेता हूँ, अच्छे से सुनना आप या अच्छे से अपने नोट्स में लिखना। कावेरी, जया, परमल, चंबल, गरडा बासमती, NP 130, BK 190, T29, सफेदा, लकड़ा और माही सुगंधा। ठीक है, और राजस्थान में जो चावल के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से? तो एक तो बांसवाड़ा हो जाएगा, बूंदी, हनुमानगढ़, बारां, कोटा, उदयपुर और गंगानगर में होता है। राजस्थान का लगभग आधा चावल का उत्पादन केवल 2 जिलों में होता है, एक तो बांसवाड़ा, दूसरा आपका हनुमानगढ़। बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ के अंदर होता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी? कपास की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, कपास की जो किस्में आपकी कौन कौन सी है? देखो, एक तो ऊपर ही अपने बात करते हैं, एक तो आपकी नरमा हो गई, ठीक है, एक अमेरिकन कपास होगी, एक मालवी कपास होगी, एक आपकी देसी कपास होगी, एक वीरनार होगी, एक आपकी वरालक्ष्मी होगी। कौन सी? वरालक्ष्मी होगी। तो ये जो मैंने पहले भी आपको ऊपर बताई थी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कपास जो होती है ना, कपास की एक गांठ का जो वजन होता है वो 170 किलो होता है। याद रखना, कपास में कि जो एक घाट होती है उसका कुल वजन कितना होता है? तो 170 किलोग्राम का वजन होता है। ये आपको याद रखना है।
नरमा जो कपास है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में बोई जाती है, जबकि अमेरिकन कपास जो है आपके ये गंगानगर हनुमानगढ़ में बोई जाती है। मालवी कपास जो है ना ये हाड़ौती के पठार में यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक जिले में बोई जाती है। जबकि देसी कपास की बात कर लूँ तो चित्तौड़ और आपका उदयपुर और बांसवाड़ा में आपकी बोई जाती है। नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ आपके मक्के की, ठीक है। मक्के के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो मक्के की प्रमुख किस्म जैसे आपको दो तो पता ही है आपको, जो कि बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, एक तो माही धवल, एक माही कंचन, क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी सविता हो जाएगी, सविता के बाद नवजोत, नवजोत के बाद गंगा 2 और गंगा 11, अगेती, अगेती के बाद किरण, ठीक है। वापस से बताता हूँ, माही धवल, माही कंचन, सविता, नवजोत, गंगा 2 और गंगा 11 और अगेती और किरण, ये आपकी किसकी किस्में है? तो ये मक्के की किस्में, ठीक है। सर्वाधिक मक्का जो होता है, देखो उत्पादक जिला तो आपका उदयपुर है, जबकि सर्वाधिक मक्का होता है क्षेत्रफल के हिसाब से वो चित्तौड़गढ़ में है। ये आपको याद रखना। मक्के की जो हरी पत्तियां होती है उसे साइलेज यानी चारा बनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गेहूं की। तो गेहूं की कुछ किस्में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दुर्गा 65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, सरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा लहरी, गंगा सुनहरी, मंगला, लाल बहादुर, चंबल 65, राजस्थान 3077, ये आपकी गेहूं की किस्में हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है ना वो वायु से हो रहा, ठीक है। हवा रेत के टीलों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, यानी सबसे ज्यादा जो रेगिस्तानीकरण हो रहा उसका प्रमुख कारण क्या? वायु अपर्दन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुल रेगिस्तानी क्षेत्र कितना? तो 61.11%, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और मुख्य में रेगिस्तान की बात कर लूँ तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागपहाड़ राजस्थान डैश जिले में स्थित है? तो नागपहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो नागपहाड़ जो स्थित है राजस्थान में अजमेर जिले में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो कि अरावली के 3 पार्ट कराए हुए, एक तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। तो ये जो नागपाड़ जो चोटी पड़ती है मध्य अरावली में आती है, ठीक है। मध्य अरावली की 3 प्रमुख चोटियां मैं आपको बता दूं। सबसे ऊंची चोटी एक तो आपके हो जाए गोरम घाट, गोरम घाट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933, ठीक है, सॉरी 934। एक है मायरा जी दूर, उसकी है 933, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी तारागढ़ पड़ती है, तारागढ़ की जो ऊंचाई पड़ती है 870 है भाई, 870 है, ठीक है। गोरम जी और मायरा घाट दोनों पास में ही है, बस 1 किलोमीटर का फर्क है इसमें, क्या 1 मीटर का, सॉरी किलोमीटर नहीं 1 मीटर का अंतर है बस। गोरम घाट 934 हो जाएगी, जो मायरा जी दूर आपकी 933 हो जाएगी। इसके अलावा तारागढ़ जो आपकी 870 हो जाएगी। अजमेर का जो नागपहाड़ है इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 795 मीटर। कितनी ऊंचा है भाई? 795 मीटर आपका ऊंचा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो जो मृदा का अपरदन होता है उसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मालपुरा डेस की नस्ल है, तो मालपुरी जो नस्ल है किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो भेड़ों की आई तो भेड़ों के बारे में आपको कुछ तथ्य शेयर कर लेता हूँ आपसे। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में से, न्यूनतम जो भेड़ें पाई जाती है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूनतम आपकी भेड़ें बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो राजस्थान की सभी नस्लों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी होती है मगरा भेड़। मगरा भेड़ जो पाई जाती है आपकी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसे चक्री भेड़ भी कहा जाता है और बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है। मगरा भेड़ की ऊन से जो कालीन बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? कालीन। कालीन यानी जानते हो ना, चटाई। मारवाड़ी भेड़ आपकी कहाँ पाई जाती थी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जालोर, बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, पाली जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 50% जो भेड़ है ना वो मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। और मारवाड़ी भेड़ की विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। चोकला भेड़, चोकला भेड़ का उपनाम है छापर भेड़ या शेखावटी भेड़। इसकी क्या विशेषता है? चोकला भेड़ आपके शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके अलावा थोड़ा आपका बीकानेर, थोड़ा नागौर और जयपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। भारत और राजस्थान में चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका। सोनाड़ी भेड़, इसे चनोतर भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। सोनाड़ी भेड़ के कान चरते वक्त जमीन को छू जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना।
सोनाड़ी भेड़ आपकी जो पाई जाती है बूंदी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर में पाई जाती है। जैसलमेरी भेड़ राजस्थान में जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है ना वो जैसलमेरी भेड़, ठीक है, और सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की होती है। इसके अलावा खैरी भेड़ की बात कर लूँ तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। खैरी भेड़ जोधपुर, नागौर और पाली के क्षेत्र में पाई जाती है। खैरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। सफेद ऊन के लिए कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? तो खैरी भेड़ आपकी प्रसिद्ध है। अब मालपुरा भेड़, ये जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था, मालपुरा भेड़ सर्वाधिक टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ये जो आपकी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? एक तो आपकी टोंक हो गया, एक आपका जयपुर हो गया, ठीक है, टोंक हो गया आपका, जयपुर हो गया। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो कहाँ पाई जाती है, तो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो ये आपकी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसके अलावा कौन सी भेड़ आपकी बाकी रह गई? हाँ, पुंगल भेड़। पुंगल भेड़ की मैं बात कर लूँ तो पुंगल भेड़ आपके जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में पाई जाती है। इसके अलावा कोई बची? एक और बच गई, नाली भेड़। हाँ, नाली भेड़ जो पाई जाती है सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार पाया जाता है? तो ये आपको बताना, हाड़ौती का जो पठार पाया जाता है किस भाग में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, हाड़ौती का जो पठार है अपना, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिणी पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि एग्जाम में बनते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाड़ौती के पठार की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मध्यजीवी महाकल्प से मानी जाती है। किससे मानी जाती है भाई? मध्यजीवी महाकल्प में मानी जाती है। कौन से महाकल्प में मानी जाती है? मध्यजीवी महाकल्प में मानी जाती है। और मेसोजोइक एरा, कौन सा आपका, मैं वापस से बता देता हूँ, मीसोजोइक एरा। ये मीसोजोइक एरा के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। मीसोजोइक एरा जिसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक काल, ठीक है, द्वितीयक महाकल्प कह दो। क्या कहा जाता है? द्वितीयक महाकल्प, यानी दूसरा वाला, ठीक है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लूँ तो ये देखो, मैंने बताया था आपको कि मध्यजीवी महाकल्प के जो क्रिटेशियस काल है ना, क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया की दरारी उद्गार से जो लावा निकला था उसके जमाव से इसका निर्माण हुआ था। किसका? हाड़ौती का पठार का। हाड़ौती के पठार के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर ले तो देखो मैं बता देता हूँ। हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश यानी मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना, ये अरावली का पार्ट है, नहीं है मालवा का भाग, यानी विंध्य कंगार का पार्ट है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में, जैसा कि आपके सवाल में पूछा गया था, इसी कारण इसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके मैं विस्तार की बात कर लूं, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हाड़ौती के पठार का जो उत्तरी अक्षांश है वो कौन सा है, तो देखो 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। जबकि मैं देशांतर की बात कर लूँ, इसके देशांतर की, तो ये जो फैला हुआ 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट के मध्य फैला हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना। हाड़ौती के पठार में कितने जिला आते हैं? तो आपको पता, 4 जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती के पठार के क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँ, प्रतिशत में मैं बात करता हूँ तो 6.49% है। और जबकि मैं इसके एरिया की बात कर लेता हूँ, टोटल कितना है, तो 24,185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से हाड़ौती का जो पठार है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना। इसमें कुल कितनी जनसंख्या रहती है? तो 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। और जनघनत्व की दृष्टि से इसकी बात कर लो तो दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, ठीक है। हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई जो कि 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है। इसके अलावा मैं इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूं तो देखो, जो अपना जो हाड़ौती का पठार, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका कौन सा? विंध्य कंगार, दूसरा दक्कन का लावा, ठीक है, दक्कन का लावा। तो विंध्य कगार जो है अपना, ये विंध्य कगार को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? विंध्य कगार को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा आपका नदी निर्मित मैदान, तीसरा आपका शाहबाद की उच्च भूमि हो जाएगा। जबकि दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका झालावाड़ का पठार, एक डग गंगदर प्रदेश। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डग गंगदर प्रदेश कहाँ पाया जाता है? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। और ये हाड़ौती के पठार का ही हिस्सा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो देखो, सर्वाधिक सिंचाई जो राजस्थान में होती है ना, वो कुओं और नलकूपों से होती है। कुओं और नलकूपों से लगभग 66% जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुओं और नलकूपों से। नहरों की मैं बात कर लूँ तो कितनी? 33%, 33% तो होती है आपकी नहरों से और 66% कुओं से। और तालाबों की बात कर लूँ तो मैं 0.6%, कितना? 0.6% होती है आपके तालाबों से, बाकी होती है अन्य से। ठीक है, 0.4 आपका बच गया ये अन्य, यानी खेत या तालाब सारे जो भी अन्य संसाधन है उनसे आप राजस्थान में सिंचाई होती है। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार क्या बताया भाई? थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है, ये आपको बताना है, यानी कौन से में आता है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईएड। ये आपका जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? जैसलमेर में। जबकि मैं बात कर लूँ आपका ऊपर का हनुमानगढ़, गंगानगर और थोड़ा सा चूरू और थोड़ा सा जो बीकानेर शामिल हो जाता है वो DBW के अंदर आता है। किस में आता है? DBW के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपका CAW। ठीक है, CAW जो आता है आपका कहाँ आता है? ये झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ और थोड़ा सा आपका बारा आ जाता है, थोड़ा सा आपका कोटा आ जाता है। बाकी डव जो है आपका ये पूरे राजस्थान के अंदर पाई जाती है थार्नवेट के अनुसार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है। तो राजस्थान में जो नर्मदा नहर की लंबाई कुल कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी है भाई? 74 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी मैं कुल लंबाई की बात कर लूँ तो देखो, राजस्थान की पहले मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि नर्मदा नहर जो है ना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी गुजरात, फिर आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर MP, यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, इसके अलावा गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। और राजस्थान में इस नहर का जो प्रवेश होता है कहाँ होता है? सांचौर तहसील के सीलू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से भाई? सांचौर गांव के सीलू गांव से। कब प्रवेश किया? तो मार्च 2018 से ये प्रारंभ हुई थी। कब? मार्च 2018 से। इसके अलावा इस नहर परियोजना में 3 लिफ्ट नहर है, जो कि आपको याद रखना। देखो, बहुत रियर आपको लोग बताते हैं या एग्जाम में पूछी भी जाती है। एक तो आपकी सांचौर लिफ्ट नहर, भादरिया लिफ्ट नहर और पानरिया लिफ्ट नहर। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरिया और पानरिया लिफ्ट नहर। क्लियर हो गया आपका? और इस नहर से लाभान्वित जो जिले, एक तो बाड़मेर के गुलाम अडानी का क्षेत्र और जालोर है। ठीक है, जहाँ 2.46, कितना भाई? 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर जो है राजस्थान की अरावली का, राजस्थान की जो अरावली है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं गुरु शिखर की ऊंचाई की बात कर लेता हूँ। गुरु शिखर की जो ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है भाई? 1722 मीटर है। ठीक है, कुछ गाइड में आपको 1727 भी मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक जो है 1722 ही मानी जाती है। ठीक है, 1727 कैसे हो जाती है कि जो मंदिर का जो गुम्बद बना हुआ, मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो 5 मीटर ऊंचा, इसलिए इसको 1727 काउंट करते हैं, बाकी रियल 1722 है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? और इसके अलावा देखो, अगर चोटियों की बात आई तो 4-5 ऊपर वाली जो सबसे चोटी उनकी बात कर लेते हैं। देखो, गुरु शिखर के बाद सबसे ऊंची चोटी जो आती है वो आती है आपकी सैर। कौन सी आती है? सैर। सैर की ऊंचाई कितनी है? तो सैर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी ऊंची है? 1597 मीटर ऊंची। सैर आपकी कहाँ पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। इसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी आती है ना सैर के बाद, वो आती है आपकी दिलवाड़ा। कौन सी है? दिलवाड़ा। ये भी आपके सीकर में पड़ती है। इसकी जो ऊंचाई है ना दिलवाड़ा की, वो 1442 मीटर है। कितनी है? 1442 मीटर है। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर लूँ, जरगा। ठीक है, जरगा आपकी 4थे नंबर पर आती है। जरगा आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जरगा आपकी उदयपुर में पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है तो 1431 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंची है? 1431 मीटर। इसके बाद में बात कर लेता हूँ तो अचलगढ़ आती है आपकी। कौन सी आती है? अचलगढ़। अचलगढ़ है। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो इसकी ऊंचाई जो है 1380 मीटर है। ये कहाँ पड़ती है? तो ये सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरोही के अंदर पड़ती है। ठीक है, देखो मैंने 5 सबसे बड़ी बड़ी चोटियां बताई, उसमें से 4 तो आपकी सिरोही में, एक जो चोटी है जरगा वो उदयपुर में स्थित है। यानी सर्वाधिक चोटियों में सर्वाधिक ऊंचाई देखे तो सिरोही जिले में स्थित है, अरावली की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो बिल्कुल 1964 में की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 1964 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाल ही के अंदर देखो, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री CM ने रोडवेज के अंदर महिलाओं का 50% किराए की छूट दी है। महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट दी है? 50% महिलाओं को किराए के अंदर छूट दी है। इसके अलावा रोडवे का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं राज्य सरकार के, उसमें जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो फ्री में सफ़र करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूरडी और जालिपा। कहाँ पड़ते हैं? ये बाड़मेर में पड़ते हैं भाई। कहाँ पड़ते हैं? कपूरडी और जालिपा आपके कहाँ पड़ते हैं? बाड़मेर के अंदर पड़ते हैं। नेक्स्ट, मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरीजा बानोल आपके लिए फेमस है लोहे के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? तो मोरीजा बानोल आपका पड़ता है जयपुर के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नीमला रायसेला आपका दौसा में पड़ता है, ये भी लोहे के खनन के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर का नाथरा की पाल और तुरुंडेर, ये भी लोहेस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी एक लोह खनन क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक डाबला सिंगाना जो कि आपका झुंझुनू में पड़ता है, ये भी आपका लोहे आईएस के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन की बात कर लो तो मोरीजा बानोल में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडार की मैं बात कर लेता हूँ तो उदयपुर में, नाथरा के पाल और थुरुंडेर में सर्वाधिक भंडार है लोहे के। और राजस्थान में जो पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। कैसा भाई? हेमेटाइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है, यानी सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आर्द्र दक्षिणी मैदान, जो कि सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। और इसे जो अगर कोडिंग में से क्या कहा जाता है, तो इसे फोर्थ बी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? फोर्थ बी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े की बात कर लो तो फर्स्ट सी है आपका, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सी सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ भी हो जाएगा। और राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, क्षेत्रों में बांटा? तो 10 में बांटा। कितने में बांटा भाई? 10 में बांटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है, ठीक है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी जो है ना, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो खेजड़ी दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो खेजड़ी दिवस, अगर खेजड़ी का जो मेला लगता है वो तो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ठीक है। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में मनाया जाता है। कौन सी तारीख को मनाना आपको कमेंट करके बताना है। और कब शुरू हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। 1978 से ये मेला स्टार्ट हुआ था आपका खेजड़ी नामक जो जगह आपकी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में पड़ती है, ठीक है। 363 लोग, ठीक है, जिसमें अमृता देवी विष्णोई वो शहीद हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना। और पहली जो वृक्षों को लेकर जो पहला जो बलिदान हुआ था ना वो जोधपुर के रामासेडी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? जोधपुर के रामासेडी में हुआ, ठीक है। ये खेजड़ी जो घटना हुई थी उस समय जोधपुर के जो शासक थे वो अभय सिंह थे। कौन थे? अभय सिंह थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जोधपुर में स्थित है। कौन सा में स्थित? जोधपुर में, ठीक है। काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई। कब हुई भी? 1959 में। काजरी का उद्देश्य क्या है? कि मरुस्थल को रोककर मरुस्थलीकरण को रोकना और रेगिस्तान को थोड़ा हरा भरा बनाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना हुआ? तो जालोर का किला जो है वो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। जालोर के किले का क्या नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? जलालाबाद। जालोर पर आक्रमण कब किया था? 1311 के अंदर। जालोर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? कानड़ देव। कौन था भाई? कानड़ देव था, ठीक है। तो 1311 के अंदर अधिकार होने पर इसका नाम जलालाबाद रखा था, जबकि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। और सिवाना का नाम खेराबाद रखा था। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखे गए नाम है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है आपको, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं मिली, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली चूड़िया से है, किससे है भाई, काली चूड़िया से है, ठीक है। कालीबंगा का जो उत्खनन किया सर्वप्रथम किसने किया, अमलानंद घोष ने, जबकि इसका उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया था, ठीक है। या अग्नि वेदिकाएं मिली, कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है, तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली आपको, ठीक है। और या एक खोपड़ी में 6 छेद भी मिले, इसके अलावा या भूकंप के साक्ष्य मिले हुए, या कुएं मिले आपको, ठीक है, या बेलनाकार मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है, या ऊँट के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा एक गेहूं और जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, और गेहूं के जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो यही से प्राप्त हुए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी, तो केसरी सिंह जो बारट ने स्थापित की थी वो वीर भारत सभा को, जो संगठन इसकी स्थापना करी थी, कब करी थी, 1910 में करी थी। देखो इससे मिलता जुलता ही एक और संगठन है, वीर भारत समाज, ये तो है वीर भारत सभा, एक है वीर भारत समाज, उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी, बिल्कुल 1910 में ही करी थी। दोनों संस्थानों की 1910 में हुई थी, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयदयाल और मेहराब का इनका संबंध जो है कोटा के विद्रोह से है, ठीक है। और कोटा के विद्रोह के समय कोटा का जो शासक था वो कौन था, तो राम सिंह था भाई, कौन था, राम सिंह, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना जो करी थी 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की, वो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता था, लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए जोधपुर, सॉरी गुइज, शहर है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या कहा जाता है, शहर है लोकनायक या कुछ कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जयनारायण व्यास जो है राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी है और मनोनीत मुख्यमंत्री भी है, एकमात्र राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी है, मनोनीत भी है, ठीक है। इनका संबंध जो है जोधपुर से, इनका संबंध जो किससे, जोधपुर से। और इन्होंने 1931 यानी 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी थी, किसकी स्थापना करी थी, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी थी। और कन्या विद्यालय खोला था, ये पिछले पेपर में पूछा गया था 1932 में, कब खोला गया था, 1932 में इनके द्वारा खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था, तो इसमें जो है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की चर्चा अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में अपन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, देखो सुरजन चरित्र भी है, हमीर महाकाव्य भी है, पृथ्वीराज विजय भी, लेकिन हर्ष चरित्र ये नहीं है, ठीक है, हर्ष चरित्र ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है किसने लिखा था, चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, नयन चंद्र सूर्य ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, जयानक ने लिखा था। जबकि हर्ष चरित्र जो लिखा था वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, तो घटियाला जो शिलालेख है आपका फारसी भाषा, सॉरी संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये घटियाला शिलालेख जो 861 ईस्वी का है, ठीक है, 861 ईस्वी का है, और ये जोधपुर में मिला था, जो कि गुज्जर प्रत्यार शासक कक्कुक के काल का है। किसके काल का भाई, गुज्जर प्रत्यार शासक कक्कुक के काल का है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है, तो राजस्थान में लच्छीराम जो ख्याल, कौन सी ख्याल हो जाएगी आपकी, कुचामणी ख्याल, कौन सी, कुचामणी ख्याल, ठीक है, आपको ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र क्या था, तो इसका जो केंद्र था वो बिल्कुल एरिनपुरा था भाई, कौन सा, एरिनपुरा, ठीक है, एरिनपुरा इसका केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1841 में हुई थी। कब हुई थी, 1841 में, ठीक है। और एरिनपुरा का जो जोधपुर लीजियन में जो गठन किया था वो 1835 में किया था। इसके अलावा
ब्यावर की जो स्थापना हुई थी वो 1836 में हुई थी। कब हुई थी? 1836 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और 1835 में ही जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो राम सिंह द्वितीय जयपुर के जो कच्छावा शासक थे उनका जो कार्यकाल स्टार्ट होता है 1835 से 1880, ये इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है आपका? 86वां। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का बिल्कुल ऋषि दत्त मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऋषि दत्त मेहता। बहुत सारे लोग ये जा रहे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने कौन सा राजस्थान समाचार पत्र चलाया था? उनका तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, इनसे संबंध था, ठीक है। और राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र ये ऋषि दत्त मेहता का, जबकि राजस्थान समाचार पत्र वो किनका है? तो वो मुंशी समृद्धदान का, ठीक है। 1889 से इन्होंने ब्यावर से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना। अजमेर से, सॉरी ब्यावर से नहीं, राजस्थान समाचार पत्र जो कि मुंशी समृद्धदान का वो अजमेर से हुआ था 1889 में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ये आपको बताना है। यानी जब एकीकरण हो रहा था उस समय महाराजा कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हुआ? 87 हुआ। 87 का मैंने ऑप्शन नंबर सी बता दिया। यह हनुवंत सिंह ही तो जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था अपनी रियासत के साथ, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से फिर ये अपने भारत के अंदर राजस्थान में इनका एकीकरण हो गया और भारत में ये मिल गए। नेक्स्ट 88 की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो देखो इसमें डिलीट माना गया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दो ऐसे हैं जो शैव परंपरा का निर्वहन मानते हैं, गोहिल भी मानते हैं, राणा भी मानते हैं, तो इसलिए फिर इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट 89 का देखते हैं अपन। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राम सिंह ने मांगी थी। किसने मांगी थी? राम सिंह ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार एग्जाम में छपा, वापस से छपेगा कि 1564 में चंद्रसेन का जो भाई था राम सिंह, उसने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखो कोटा भी है आपका, नीमच भी है आपका, देवली भी है, लेकिन जैसलमेर का कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। जैसलमेर का 1857 की क्रांति के समय कोई ताल्लुक नहीं था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता है गाइस। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1938 के अंदर, ठीक है। आपको याद रखना 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। अप्रैल 1938 के अंदर किसने करी थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, संत हरिदास। संत हरिदास, ठीक है, आपको याद रखना संत हरिदास का जो जन्म हुआ था और इनकी पीठ जो है वो कहा, इनकी जो पीठ है वो गाड़ा के अंदर है, गाड़ा नागौर के अंदर, आपको याद रखना, ठीक है। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया था वो निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक ये माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप सभी बता दोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि गौरबंद जो है ऊंट का जो है एक विशिष्ट श्रृंगार का आभूषण है। नेक्स्ट, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? ये आपको बताना। तो नौगरी जो पहना जाता है वो बिल्कुल हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है भाई? नौगरी आपका हाथ में पहना जाता है, ठीक है। दामना जो कि आपका उंगलियों में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया था गोखरू, गोखरू आभूषण है वो भी आपका कलाईकार। कोखरू जो आभूषण है वो आपका कान का है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, बिल्कुल सही है आपका। जगदीश मंदिर उदयपुर, बिल्कुल सही है आपका। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़, बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश का जो मंदिर है जयपुर में कहा, तो आपके नाथ द्वारा में राज संबंध में द्वारकाधीश का मंदिर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सर वीटी कृष्णाचारी
ये जयपुर राज्य के दीवान थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो 97 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, भगवंत दास को दी थी। किसको दी थी भाई? भगवंत दास को दी थी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका जो प्रारंभिक नाम था क्या था? रणस्तंभपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का जो प्रारंभिक नाम क्या था? वो रणस्तंभपुर था। क्या था भाई? रणस्तंभपुर था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 99। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियां का निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये आपको बताना। देखो, आहड़ में भी हुआ है, कर्स इसमें गणेश्वर में भी हुआ, बेराट में भी हुआ, लेकिन कालीबंगा सभ्यता ऑप्शन नंबर, सॉरी गाइस, सॉरी गलत बता दिया मैंने, सॉरी। देखो, आहड़ में हुआ, कालीबंगा में हुआ, लेकिन गणेश्वर में नहीं हुआ। तो आपका सही जो आंसर होगा गणेश्वर होगा। बेराट में भी हुआ, ठीक है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता के अंदर पत्थरों का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? पत्थरों का प्रयोग आपका हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। सुमेलित करना आपको, बहुत आसान सवाल, इतना टफ नहीं। मारवाड़ के अंदर राठौड़ों का राज था, मेवाड़ के अंदर सिसोदिया का था, आमेर के अंदर कच्छावा का था, बूंदी के अंदर हाड़ा का था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ये लिखा हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर देखो कोई तथ्य अगर मेरे से गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। देखो मैं भी कोई भगवान तो नहीं, इंसान ही हूँ, तो इसलिए अगर कोई तथ्य गलती से मैं गलत बोल दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं अब।